एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग जीएमसीएच एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमारा सबसे फर्स्ट सेक्शन रहेगा एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए पेशेंट ऑन वारफेरिन हैज एन INR ऑफ 6 एंड नो एक्टिव ब्लीडिंग, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? एक पेशेंट है हमारा जो कि वारफेरिन ले रहा है। यहाँ पर जो INR है उसका वैल्यू 6 दिया गया है, लेकिन कोई भी एक्टिव ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे नर्स हमें सबसे फर्स्ट क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, कंटिन्यू वारफेरिन एज यूजुअल। ऑप्शन बी, वारफेरिन एंड एडमिनिस्टर विटामिन के ऑरली। ऑप्शन सी, एडमिट टू ICU इमीडिएटली। ऑप्शन डी, स्टार्ट हेपेरिन इन्फ्यूजन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, होल्ड वारफेरिन एंड एडमिनिस्टर विटामिन के ऑरली। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए, कंटिन्यू वारफेरिन एज यूजुअल। यहाँ पर जो हमें INR का वैल्यू दिया गया 6, उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वारफेरिन को कंटिन्यू करना हमारा सेफ नहीं रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं होल्ड वारफेरिन एंड एडमिनिस्टर विटामिन के ऑरली। INR यहाँ पर 6 दिया गया है, मतलब कि यह एलिवेटेड लेवल है, लेकिन यहाँ पर ब्लीडिंग जो है उसका रिस्क तो रहेगा, लेकिन एक्टिव ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हमारा एक्शन रहेगा कि हम वारफेरिन को होल्ड करें और विटामिन के को ऑरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एडमिनिस्टर टू ICU इमीडिएटली एंड स्टार्ट हेपेरिन इन्फ्यूजन। यह दोनों ही चीजें जो है हमें यहाँ पर कोई इंडिकेट नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव इन इमरजेंसी सिचुएशन वेयर क्विक डिसीजंस आर क्रिटिकल? निम्न में से कौन सी लीडरशिप स्टाइल है जो कि मोस्ट इफेक्टिव रहेगी जहां पर कि हमें इमरजेंसी सिचुएशन को क्विकली डिसीजन लेना है? ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक। ऑप्शन बी, लेसिस फेयर। ऑप्शन सी, ट्रांसफॉर्मेशनल। ऑप्शन डी, ऑटोक्रेटिक। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में इन्वॉल्व होता है क्विक और डायरेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जो कि आइडियल है ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक कोड ब्लू सिचुएशन, डिजास्टर और मास कैजुअलिटी में। इसके अलावा आप यहाँ पर दूसरे स्टाइल्स देख सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक, लेसिस फेयर और ट्रांसफॉर्मेशनल जो स्टाइल होती है उसको हम एक्यूट इमरजेंसी के अंदर इनइफेक्टिव रहती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए 28-year-old postpartum woman complains of sadness, fatigue and trouble bonding with her baby. What should the nurse suspect first? एक 28-year-old हमारे पास postpartum woman है। कंप्लेन दिया गया है यहाँ पर सैडनेस, फटीग एंड ट्रबल बॉन्डिंग विथ हर बेबी। यहाँ पर हम एज ए नर्स क्या सस्पेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए, बेबी ब्लूज। ऑप्शन बी, पोस्टपार्टम साइकोसिस। ऑप्शन सी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ऑप्शन डी, थायराइड डिसऑर्डर। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अगर हम बात करते हैं बेबी ब्लूज की, बेबी ब्लूज की कंडीशन के अंदर मूड स्विंग्स होते हैं जो कि विद इन 2 वीक्स रिजॉल्व हो जाते हैं। पोस्टपार्टम साइकोसिस की अगर हम बात करते हैं, अगर साइकोसिस होता है तो वहां पर हेल्यूसिनेशन और डेल्यूशन भी प्रेजेंट होता है। हमें यहाँ पर जो सिम्टम दिए गए हैं वो इंडिकेट करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर दिया गया सैडनेस, होपलेसनेस, ऐसा जो होता है हमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ए पेशेंट विद क्रॉनिक किडनी डिजीज इज प्रिस्क्राइब्ड ए न्यू मेडिकेशन, व्हाट मस्ट द नर्स डू? एक CKD वाला पेशेंट है, उसे कोई न्यू मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है, तो एज ए नर्स हमें क्या करना चाहिए? चेक लीवर फंक्शन। ऑप्शन बी, असिस क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर स्टैंडर्ड डोज। ऑप्शन डी, रेफर टू फार्मासिस्ट ओनली। राइट आंसर रहेगा हमारे पर ऑप्शन बी, असिस क्रिएटिनिन क्लियरेंस। CKD अल्टर्स ड्रग क्लियरेंस, इसीलिए बेस्ड ऑन GFR एंड क्रिएटिनिन क्लियरेंस डोज एडजस्टमेंट की नीड होती है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, चेक लीवर फंक्शन, तो लीवर फंक्शन चेक करना हमारी प्रायोरिटी नहीं रहेगा यहाँ पर। उसके बाद ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर स्टैंडर्ड डोज। CKD वाले पेशेंट के अंदर अगर हमने क्रिएटिनिन क्लियरेंस को चेक नहीं किया और स्टैंडर्ड डोज को एडमिनिस्टर कर दिया तो वो टॉक्सिक हो सकता है। उसके बाद देखेंगे रेफर टू फार्मासिस्ट ओनली, यह भी हमारा एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी डेवलप्स फीवर एंड लो WBC काउंट, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट फर्स्ट? एक पेशेंट है जो कि कीमोथेरेपी रिसीव कर रहा है, उन्हें डेवलप हो गया फीवर 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड और WBC काउंट जो है वो लो है, तो यहाँ पर ऐसे नर्स हम क्या सस्पेक्ट करेंगे? सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ऑप्शन बी, न्यूट्रोपेनिक सेप्सिस। ऑप्शन सी, एलेक्शन। ऑप्शन डी, ड्रग ओवरडोज। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, न्यूट्रोपेनिक सेप्सिस। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाले पेशेंट में माइल्ड फीवर भी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जो कि इंडिकेट करती है हमें यहाँ पर न्यूट्रोपेनिक सेप्सिस की तरफ।
चलिए बढ़ते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के अंदर हम देखने वाले हैं फार्मेकोलॉजी एंड मेडिकेशन सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा हमारा, ए पेशेंट इज ऑन एंटीसाइकोटिक, नर्स शुड एडवाइज द मॉनिटर टू वेट विद दिस मेडिकेशन। एक पेशेंट है जो कि एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन ले रहा है। ऐसी कौन सी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है जिसके साथ में मॉनिटर द वेट की जरूरत होती है? ऑप्शन ए ओलांजापिन, ऑप्शन बी रिस्पेरिडोन, ऑप्शन सी क्लोजापिन, ऑप्शन डी एटोमॉक्सेटाइन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ओलांजापिन। ओलांजापिन मेडिसिन स्ट्रांगली एसोसिएट करती है सिग्निफिकेंट वेट गेन और ओबेसिटी के साथ में, इसीलिए हम जब भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं ओलांजापिन मेडिसिन को तो हम उन्हें बोलते हैं कि आपको रेगुलरली वेट मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन टाइप्स हैज द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। नीचे दिए गए इंसुलिन का कौन सा ऐसा टाइप है जो कि फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन रहता है? ऑप्शन ए रेगुलर इंसुलिन, ऑप्शन बी एनपीएच इंसुलिन, ऑप्शन सी लिस्प्रो इंसुलिन, ऑप्शन डी ग्लार्जाइन इंसुलिन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी लिस्प्रो इंसुलिन। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन का लिस्प्रो के कंपैरिजन में स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, टिपिकली स्टार्टिंग टू वर्क विद इन 30 मिनट्स। एनपीएच की अगर हम बात करते हैं, एनपीएच इंसुलिन इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन रहता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन जो रहता है अराउंड 2 to 4 आवर्स रहता है। लिस्प्रो इंसुलिन यह एक रैपिड एक्टिंग, इसी के साथ ही फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन रहता है। इट टिपिकली विद इन 15 मिनट्स आफ्टर इंजेक्शन जो होता है इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन डी है हमारा ग्लार्जिन इंसुलिन, यह लॉन्ग एक्टिंग है, इट डजंट हैव ए रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा हमारा, Which is the first line drug for severe hypotension during shock? During shock जो है हमारा severe hypotension को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी रहेगी? ऑप्शन ए फुरोसेमाइड, ऑप्शन बी डोपामिन, ऑप्शन सी लिसिनोप्रिल, ऑप्शन डी डाइजेपाम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डोपामाइन। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए फुरोसेमाइड की बात करते हैं जो कि एक लूप डायूरेटिक है। इसे हम सीवियर हाइपोटेंशन के अंदर यूज में नहीं लेंगे वरना हमारा हाइपोटेंशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा। डोपामिन जो है एक मॉडरेट डोजेस डोपामिन एक्ट ऑन बीटा 1 रिसेप्टर टू इंक्रीज बीपी। बात करते हैं हम लिसिनोप्रिल की। लिसिनोप्रिल तो बीपी को और ज्यादा लो कर देता है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट लाइन के तौर पर इसे यूज में नहीं लेंगे। और फिर आता है हमारा डाइजेपाम। डाइजेपाम का बीपी रेगुलेशन के अंदर कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच इमरजेंसी ड्रग इज यूज्ड फॉर रैपिड रिवर्सल ऑफ सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट। हमारे पास एक अनकॉन्शियस पेशेंट है और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन है, तो यहाँ पर रैपिड रिवर्सल के लिए हम कौन सी इमरजेंसी ड्रग को यूज में लेंगे? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी ग्लूकोज 5%, ऑप्शन सी ग्लूकेगॉन, ऑप्शन डी मेटफॉर्मिन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ग्लूकेगॉन। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन ए को इंसुलिन। इंसुलिन को हाइपोग्लाइसीमिया में एडमिनिस्टर नहीं करेंगे वरना हमारा ब्लड ग्लूकोज जो है वो फर्दर लोअर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज 5% की। आईवी ग्लूकोज भी इफेक्टिव रहता है लेकिन इसके लिए आईवी एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे पास यहाँ पेशेंट अनकॉन्शियस है और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है, तो यहाँ पर हम ग्लूकोज 5% की जगह ग्लूकेगॉन को प्रेफर करेंगे। ग्लूकेगॉन हमारी एक इमरजेंसी ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट। इसका एक्शन काफी क्विक होता है, साथ ही इसे इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं तो इंट्रामस्कुलरली और सबक्यूटेनियसली इसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटफॉर्मिन की। तो मेटफॉर्मिन का एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, विच एंटीडोट इज यूज्ड फॉर टीसीए ओवरडोज। टीसीए यानी कि ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का अगर ओवरडोज हो जाता है तो उसके लिए कौन सा एंटीडोट यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी नालोक्सन, ऑप्शन डी विटामिन के। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर टीसीए का ओवरडोज हो जाता है तो कार्डियक एरिथमिया और सीजर डेवलप होने का रिस्क रहता है, इसीलिए टीसीए ओवरडोज को ट्रीट करना हमारी प्रायोरिटी रहती है और उसमें हम यूज में लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को टू मैनेज कार्डियक कॉम्प्लिकेशन। चलिए बढ़ते हैं हम थर्ड सेक्शन की तरफ जिसके अंदर हम देखने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा हमारा, ए चाइल्ड इज हॉस्पिटलाइज्ड विथ ए फ्रैक्चर्ड फीमर इन्वॉल्विंग द एपिफाइसिस। एपिफिशियल फ्रैक्चर्स आर सीरियस बिकॉज
एक चाइल्ड है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, फीमर में फ्रैक्चर है, साथ ही एपिफाइसिस भी इन्वॉल्व है। एपिफिशियल फ्रैक्चर के अंदर क्या चीज सीरियस होती है और क्यों? ऑप्शन ए, बोन मेरो इज लॉस्ट थ्रू द फ्रैक्चर साइट। ऑप्शन बी, नॉर्मल बोन ग्रोथ इज अफेक्टेड। ऑप्शन सी, ब्लड सप्लाई टू द बोन इज ऑब्लिटरेटेड। ऑप्शन डी, कैलस फॉर्मेशन प्रिवेंट्स बोन हीलिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, नॉर्मल बोन ग्रोथ इज अफेक्टेड। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए, बोन ग्रोथ इज लॉस्ट थ्रू द फ्रैक्चर साइट। बोन मेरो एपिफाइसिस पर नहीं बल्कि मेडुलरी कैविटी के अंदर लोकेटेड रहती है, तो यह तो हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी की हम बात करते हैं। एपिफिशियल प्लेट जो कि हमारी ग्रोथ प्लेट भी कहलाती है, इसके डैमेज होने से बोन ग्रोथ इंटरप्ट होती है और स्पेशली इन चिल्ड्रंस के अंदर यह ज्यादा होता है। ऑप्शन सी की हम बात करते हैं। ब्लड सप्लाई टू द बोन इज ऑब्लिटरेटेड, यह भी एक डेंजर रीजन में नहीं आता है। उसके बाद ऑप्शन डी की हम बात करते हैं। कैलस फॉर्मेशन प्रिवेंट्स बोन हीलिंग, कैलस फॉर्मेशन जो है हमारा बोन हीलिंग का एक पार्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियस चीज जो है हमारी वो एपिफिशियल के डैमेज होने से यह होता है, चिल्ड्रंस के अंदर जो बोन ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा हमारा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ मेडुलोब्लास्टोमा इन चिल्ड्रन? चिल्ड्रन के अंदर मेडुलोब्लास्टोमा का मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या रहेगा? ऑप्शन ए, सीजर्स। ऑप्शन बी, हियरिंग लॉस। ऑप्शन सी, एटेक्सिया। ऑप्शन डी, हेमीप्लेजिया। राइट आंसर रहेगा हमारा पर ऑप्शन सी, एटेक्सिया। ऑप्शन ई, सीजर्स। सीजर्स हमको कॉमनली देखने को मिलेगा कॉर्टिकल ब्रेन ट्यूमर के अंदर, ना कि मेडुलोब्लास्टोमा में। हियरिंग लॉस भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। एटेक्सिया हमारा राइट आंसर है। मेडुलोब्लास्टोमा में सेरिबेलर का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे सिम्टम्स में हमको एटेक्सिया यानी कि अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन डी, हेमीप्लेजिया की। हेमीप्लेजिया मोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है तब प्रेजेंट होता है, ना कि सेरिबेलम के डिफेक्ट होने से होता है। 13 है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज डिलेड वुंड हीलिंग एंड ब्लीडिंग इन चिल्ड्रन? किस विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से वुंड हीलिंग डिलेड होती है और ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं? ऑप्शन ए, विटामिन ए। ऑप्शन बी, विटामिन डी। ऑप्शन सी, विटामिन के। ऑप्शन डी, विटामिन B1। राइट आंसर रहेगा हमारा पर ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन ए का हमारा जो रोल होता है वो विजन के साथ में होता है, ना कि क्लॉटिंग के साथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी जो होता है वह रिलेटेड है हमारी बोन हेल्थ के साथ में। विटामिन के की अगर हम बात करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस में विटामिन के एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग या वुंड हीलिंग डिले हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B1। विटामिन B1 जिसे कि हम थायमिन कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से नर्व और मसल अफेक्टेड होती है, ना कि क्लॉटिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द रिकमेंडेड नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए चाइल्ड विथ विल्म्स ट्यूमर इज? विल्म्स ट्यूमर वाले चाइल्ड के लिए हमारा रिकमेंडेड नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए, पाल्पेट द एब्डोमेन रेगुलरली टू मॉनिटर ट्यूमर साइज। ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर डायूरेटिक टू प्रिवेंट renal failure. ऑप्शन सी, अवॉइड palpating the abdomen. ऑप्शन डी, पोजिशन द चाइल्ड फ्लैट एट ऑल टाइम्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, अवॉइड palpating the abdomen। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए देखेंगे आप यहाँ पर, palpate the abdomen regularly to monitor tumor size। यह हमारा रिकमेंडेड एक्शन नहीं है, क्योंकि एब्डोमेन पाल्पेशन विल्म्स ट्यूमर के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है ड्यू टू रिस्क ऑफ ट्यूमर रप्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे एडमिनिस्टर डायूरेटिक टू प्रिवेंट रिनल फेल्योर। डायूरेटिक एडमिनिस्टर करना रूटीन मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन सी, अवॉइड पाल्पेटिंग द एब्डोमेन। जैसा कि हमने पहले ही देखा है, एब्डोमेन पाल्पेशन जो रहता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, इसीलिए हम एब्डोमेन का पाल्पेशन करना अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डी है हमारा, पोजिशन द चाइल्ड फ्लैट एट ऑल टाइम्स। फ्लैट पोजीशन प्रोवाइड करने का कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं है हमारा विल्म्स ट्यूमर के अंदर। सो इस तरह से आप देखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू मेजर हेड सर्कमफेरेंस इन ए न्यूबॉर्न? जब आप न्यूबॉर्न के अंदर हेड सर्कमफेरेंस को मेजर करते हैं तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या रहता है? ऑप्शन ए, यूज ए क्लोथ टेप अबव द ईयर्स। ऑप्शन बी, मेजर फ्रॉम फॉरहेड टू बैक ऑफ हेड डायगोनली। Option C, measure above eyebrows and around the occipital prominence. Option D, use the chest circumference as a guide. Right answer है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, measure above eyebrows and around the occipital prominence. हेड सर्कमफेरेंस को मेजर करने के लिए नॉन स्ट्रेचेबल मेजरिंग टेप जो होती है उसे हम यूज में लेते हैं।
इस मेजरिंग टेप को हम कहां पर प्लेस करेंगे? जस्ट अबव द आईब्रोज से लेकर हम अराउंड द ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस एट द बैक साइड तक हम मेजर करते हैं। सेक्शन के अंदर हम देखने वाले साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। ए नर्स इज कैरिंग फॉर ए पेशेंट पोस्ट ईसीटी, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर। एक नर्स है जो कि केयर कर रही है पेशेंट की, और पेशेंट है हमारा पोस्ट ईसीटी वाला। यहाँ पर ऐसे नर्स हमारा इस प्रोसीजर के बाद में मोस्ट एप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ई एनकरेज ऑरल फ्लूइड्स, ऑप्शन बी लीव द पेशेंट अनअटेंडेड, ऑप्शन सी मॉनिटर वाइटल साइन एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी एक्सप्लेन टू द पेशेंट अगेन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मॉनिटर वाइटल साइन एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए एनकरेज ऑरल फ्लूइड की, जब तक हमारे पेशेंट का कॉन्शियसनेस नहीं आ जाता है हम ऑरल फ्लूइड प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी के साथ ही पेशेंट जो रहता है उसे अनअटेंडेंट भी नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा यहाँ पर पोस्ट ईसीटी जो नर्सिंग प्रायोरिटी रहती है वो रहती है हम वाइटल साइन को असेस करें, इसी के साथ ही हमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी चेक करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन डी एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट अगेन, नॉट अर्जेंट एट दिस टाइम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग थॉट डिसऑर्डर इन्वॉल्व स्पीकिंग मीनिंगलेस रैंडम वर्ड्स विथ नो लॉजिकल कनेक्शन। निम्न में से कौन सा ऐसा थॉट का डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो होता है पर्सन स्पीक कर रहा है मीनिंगलेस रैंडम वर्ड्स को, उनका कोई भी लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, तो वह थॉट डिसऑर्डर हमारा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नियोलॉजिज्म, ऑप्शन बी थॉट ब्लॉकिंग, ऑप्शन सी वर्ड सलाद, ऑप्शन डी क्लैंग एसोसिएशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी वर्ड सलाद। ऑप्शन ए नियोलॉजिज्म की हम बात करें तो इसका मतलब होता है न्यू वर्ड को इन्वेंट करना। नेक्स्ट थॉट ब्लॉकिंग की हम बात करेंगे, सडन इंटरप्शन ऑफ स्पीच जो होता है वो हमारा थॉट ब्लॉकिंग कहलाता है। वर्ड सलाद की हम बात करते हैं तो इसके अंदर स्पीच जो होता है जम्बल्ड, इलॉजिकल और इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है। ऑप्शन डी है हमारा क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन का मतलब है राइमिंग वर्ड्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो कंडीशन हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है वो है हमारी ऑप्शन सी वर्ड सलाद की। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ए नर्स बिकम्स ओवरली कंसर्न एंड प्रोटेक्टिव अबाउट ए टीनेज मेल पेशेंट हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर डिजीज्ड ब्रदर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। एक नर्स है जो कि एक ओवर कंसर्न हो रही है और प्रोटेक्टिव हो रही है एक टीनेज को लेकर, और वह उसे रिमाइंड करा रहा है उसके डिजीज्ड भाई के बारे में। तो यह किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए एम्पैथी, ऑप्शन बी ट्रांसफरेंस, ऑप्शन सी काउंटर ट्रांसफरेंस, ऑप्शन डी प्रोजेक्शन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी काउंटर ट्रांसफरेंस। अगर हम यहाँ पर एम्पैथी की, तो एम्पैथी के मतलब क्या होता है? कॉन्शियसली पेशेंट के इमोशन को समझना। यह पास्ट पर्सनल ट्रॉमा जो होता है उससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का मतलब क्या होता है? मीन्स इमोशनल रिएक्शन ऑफ द पेशेंट टुवर्ड द थेरेपिस्ट या नर्स। जो पेशेंट है उसका कोई इमोशनल रिएक्शन थेरेपिस्ट या नर्स की तरफ होता है तो वो ट्रांसफरेंस कहलाता है। ट्रांसफरेंस का जस्ट ऑपोजिट होता है हमारा काउंटर ट्रांसफरेंस, इमोशनल रिएक्शन ऑफ द थेरेपिस्ट टुवर्ड द पेशेंट। मतलब कि थेरेपी की कोई इमोशनल रिएक्शन है टुवर्ड्स द पेशेंट और वो भी उसके पास्ट किसी ट्रॉमा से रिलेटेड है, तो वो कंडीशन हमारी काउंटर ट्रांसफरेंस की कहलाती है। लास्ट है हमारा प्रोजेक्शन जो कि हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। What is the correct sequence of stages in the general adaptation syndrome? जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम की करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगी? ऑप्शन ए अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एक्सोशन, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस, अलार्म एंड एक्सोशन, ऑप्शन सी अलार्म, एक्सोशन एंड रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस, एक्सोशन एंड अलार्म। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एक्सोशन। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम एक्सप्लेन करता है बॉडी के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस को। इसके 3 स्टेजेस होती है जिसके सीक्वेंस आप देख चुके हैं। सबसे फर्स्ट आती है अलार्म, सेकंड रहती है रेजिस्टेंस स्टेज और फिर आती है एक्सोशन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेलीरियम? निम्न में से कौन सा डेलीरियम का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑप्शन ए प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, ऑप्शन बी फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी परसिस्टेंट हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म पर्सनैलिटी चेंजेस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस।
प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस की हम बात करते हैं तो यह कंडीशन हमें डिमेंशिया के साथ देखने को मिलती है, ना कि डेलीरियम में। ऑप्शन बी, फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। डेलीरियम में क्या होता है, जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है वो काफी फ्लक्चुएट होता रहता है। एक मोमेंट पर आप पर्सन को देखेंगे तो वो काफी अलर्ट होगा और दूसरे ही मोमेंट पर वो काफी ड्राउजी हो जाएगा। तो इस तरह से उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। ऑप्शन सी, परसिस्टेंट हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन जो होता है वो परसिस्टेंटली प्रेजेंट नहीं होता है डेलीरियम में। इसी के साथ ही ऑप्शन डी के अंदर दिया गया लॉन्ग टर्म पर्सनैलिटी चेंजेस। पर्सनैलिटी चेंजेस वो भी लॉन्ग टर्म जो होती है डिमेंशिया के साथ एसोसिएट होती है, ना कि डेलीरियम के साथ में। हमें यहाँ पर जो पूछा गया वो है डेलीरियम का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम देखने वाले हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विच फाइंडिंग इंडिकेट्स इफेक्टिव मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी इन ए प्री एक्लेम्प्टिक वुमेन। प्री एक्लेम्प्टिक वुमेन के अंदर कौन सा ऐसा इंडिकेशन रहेगा जो कि हमें इंडिकेट करता है कि हमारा जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है। ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट। ऑप्शन बी, टिप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट। ऑप्शन सी, यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर। ऑप्शन डी, एब्सेंस ऑफ सीजर एक्टिविटी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, एब्सेंस ऑफ सीजर एक्टिविटी। ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट है, तो यह इंडिकेट करता है टॉक्सिसिटी की तरफ। वहीं अगर हम बात करते हैं डिपेंडेंट रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है, तो यह भी हमें MgSO4 की टॉक्सिसिटी की तरफ इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमें दिया गया यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर। यह हमें ओलिगुरिया की कंडीशन दी गई है जो कि एक डेंजर साइन है। इसी के साथ ही हमें यह इंडिकेट कर रहा है कि हमारा टॉक्सिसिटी का रिस्क और इंक्रीज हो रहा है। लास्ट आंसर है हमारा एब्सेंस ऑफ सीजर एक्टिविटी। यह राइट आंसर है। MgSO4 को सीजर्स प्रिवेंट या स्टॉप करने के लिए देते हैं। अगर कोई भी सीजर एक्टिविटी नहीं है, सीजर एक्टिविटी एब्सेंट है, तो यह इंडिकेट करता है हमारा MgSO4 की इफेक्टिवनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22। A nurse is caring for a patient with hydatid-form mole. Which assessment finding is most characteristic? एक नर्स जो कि केयर कर रही है हाइडेटेड फॉर्म मोल वाले पेशेंट को, यहाँ पर इसकी असेसमेंट फाइंडिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? ऑप्शन ए, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग एंड लो HCG। ऑप्शन बी, फंडल हाइट लेस देन गेस्टेशनल एज। ऑप्शन सी, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम एंड हाई HCG लेवल्स। ऑप्शन डी, फीटल हार्ट टोन्स प्रेजेंट एट 10 वीक्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम एंड हाई HCG लेवल। जैसा कि आप यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर देख रहे हैं, जहां पर हमें दिया गया है HCG का लेवल लो है। जब भी हाइडेटेड फॉर्म मोल होता है तो वहां पर HCG का लेवल काफी हाई होता है, ना कि लो। नेक्स्ट ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है फंडल हाइट लेस देन गेस्टेशनल एज। क्योंकि यहाँ पर मोल प्रेजेंट होता है तो मोल की वजह से जो गेस्टेशनल एज होती है वो हमें और ज्यादा देखने को मिलेगी, ना कि कम देखने को मिलेगी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जिसके अंदर क्या है हाई HCG लेवल। और यह हाई HCG लेवल जो होता है उसके कारण नोजिया और वॉमिटिंग का रिस्क ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम भी होता है। ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया है फिटल हार्ट टोन प्रेजेंट एट 10 वीक्स। यहाँ पर कोई भी वायबल फिटस नहीं प्रेजेंट होता है तो हमें फिटल हार्ट टोन भी प्रेजेंट नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा हमारा, A woman delivered a healthy baby 2 hours ago. She suddenly complains of shortness of breath, cyanosis and collapses. What is the likely diagnosis? एक वुमेन है जिसने कि 2 आवर्स पहले एक हेल्थी बेबी को डिलीवर किया है। एट प्रेजेंट उनका कंप्लेन क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, साइनोसिस और कोलैप्स का। तो यहाँ पर हमारा डायग्नोसिस क्या रहेगा? ऑप्शन ए, पोस्टपार्टम हेमरेज। ऑप्शन बी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ऑप्शन सी, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ऑप्शन डी, एक्लेम्शिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ऑप्शन ए, पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर PPH होता है तो वहां पर सडनली कोलैप्स या रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है लेकिन इमीडिएटली इन पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है वो रेयरली होने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की। पोस्ट डिलीवरी सडन डिस्निया, साइनोसिस और कोलैप्स होना, यह एक क्लासिक साइन होता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर यही दिया गया है, इसीलिए हम सस्पेक्ट करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्लेम्शिया। अगर एक्लेम्शिया प्रेजेंट होता तो वहां पर आपको पता ही होगा कि सीजर्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर सीजर्स नहीं दिए गए तो एक्लेम्शिया हम डायग्नोसिस सस्पेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24।
व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज? अर्ली पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन ए यूटेराइन एटोनी, ऑप्शन बी रिटेन प्लेसेंटा, ऑप्शन सी वेजाइनल लेसरेशन, ऑप्शन डी यूटेराइन इन्वर्जन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए यूटेराइन एटोनी। यूटेराइन एटोनी प्राइमरी और अर्ली पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट ट्यूबल पेटेंसी इन ए वुमन विद इनफर्टिलिटी? एक वुमन है जिनके अंदर इनफर्टिलिटी के लिए ट्यूबल पेटेंसी को इवैल्यूएट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए हिस्ट्रोसेल्फिंजियोग्राफी, ऑप्शन बी पेप्समियर, ऑप्शन सी हिस्ट्रोस्कोपी, ऑप्शन डी कोल्पोस्कोपी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हिस्ट्रोसेल्फिंजियोग्राफी की सहायता से हम ट्यूबल पेटेंसी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, पेप्समियर जो होता है वो किस लिए काम आता है? इट यूज फॉर द सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। नेक्स्ट हिस्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो इसकी सहायता से हम यूटेराइन कैविटी की एबनॉर्मलिटीज को असेस कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कल्पोस्कोपी। कल्पोस्कोपी से सर्वाइकल लेशंस का असेसमेंट किया जा सकता है। चलिए अब बढ़ने वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट रहेगा हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है इसके अंदर हमारा, which desired effect of therapy should the nurse explain to the client who has primary angle closure glaucoma? एक पेशेंट है जिसको कि प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, तो यहाँ पर हमारे पास डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ थेरेपी कौन सी रहेगी? ऑप्शन ए डायलेटिंग द प्यूपिल, ऑप्शन बी रेस्टिंग द आई मसल्स, ऑप्शन सी प्रिवेंटिंग सेकेंडरी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी कंट्रोलिंग इंट्राओक्युलर प्रेशर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कंट्रोलिंग इंट्राओक्युलर प्रेशर। ऑप्शन ए की हम बात करते हैं, अगर हमने प्यूपिल्स को डायलेट किया तो इसकी वजह से जो हमारा आईओपी है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी के अंदर हम देखेंगे रेस्टिंग द आई मसल्स, आई की एक्टिविटीज से जो हमारा आईओपी है उस पर ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन सी प्रिवेंटिंग सेकेंडरी इन्फेक्शन, तो यह भी हमारा डिसाइड इफेक्ट के अंदर नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोमा की कंडीशन है और इसके अंदर आईओपी इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर कंट्रोलिंग आईओपी रहता है, वो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ थेरेपी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27। A patient is in hypovolemic shock, which parameter is expected to be elevated? एक पेशेंट है हमारा जो कि हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर है, निम्न में से कौन सा ऐसा पैरामीटर होगा जो कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एलिवेटेड देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए सेंट्रल विनस प्रेशर, ऑप्शन बी यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी सीरम लैक्टेट, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सीरम लैक्टेट। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल विनस प्रेशर की, तो सीवीपी जो होता है वो इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम जो है वो लो है, तो हमारा सीवीपी भी कम होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरिन आउटपुट की, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पुअर परफ्यूजन होता है तो यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज होता है। सीरम लैक्टेट एलिवेट होता है, उसका रीजन है कि ड्यू टू एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म एंड टिश्यू हाइपोक्सिया की वजह से सीरम लैक्टेट एलिवेट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, तो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर बीपी भी कम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, ए पेशेंट विद सीओपीडी इज रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीजन फ्लो रेट यूजुअली रिकमेंडेड? एक पेशेंट है सीओपीडी वाला, वह ऑक्सीजन थेरेपी को रिसीव कर रहा है, निम्न में से कौन सा हम ऑक्सीजन का फ्लो रेट सीओपीडी के केस में रिकमेंडेड करते हैं? ऑप्शन ए 8 to 10 लीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 4 to 6 लीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 2 to 3 लीटर पर मिनट, ऑप्शन डी 10 to 12 लीटर पर मिनट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 2 to 3 लीटर पर मिनट। हाई फ्लो रेट सप्रेस करती है रेस्पिरेटरी ड्राइव को, इसीलिए सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर हम लो फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ताकि ऑक्सीजनेशन भी मेंटेन हो विदाउट सप्रेसिंग द हाइपोक्सिक ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन 29। विच इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस? निम्न में से कौन सा मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है पेरिटोनियल डायलिसिस का? ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन बी एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, ऑप्शन सी पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन डी हाइपरकैलेमिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पेरिटोनाइटिस। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल ब्लॉटिंग की, तो यह भी प्रेजेंट होती है, लेकिन यह दोनों ही माइनर चीजें हैं जिन्हें की मैनेज किया जा सकता है। पेरिटोनाइटिस जो है हमारा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है पेरिटोनियल डायलिसिस का, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है।
वहीं अगर हम बात करते हैं हाइपरकैलेमिया की, तो पेरिटोनियल डायलिसिस से हाइपरकैलेमिया नहीं होता है, बल्कि पोटेशियम को और रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। A patient is receiving heparin therapy. What lab value should be monitored to adjust the dose? एक पेशेंट है जो कि हेपारिन थेरेपी को रिसीव कर रहा है, यहाँ पर उसकी डोज को एडजस्ट करने के लिए हम कौन सी लैब वैल्यू को मॉनिटर करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन बी INR, ऑप्शन सी APTT, ऑप्शन डी प्लेटलेट काउंट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन टाइम और INR की बात करते हैं तो इसको आप कब मॉनिटर करते हैं? जब कोई पेशेंट वारफेरिन मेडिसिन ले रहा हो तब। जब हम पेशेंट को हेपारिन थेरेपी दे रहे हैं तो वहां पर हम APTT मॉनिटर करते हैं। और बात करते हैं हम प्लेटलेट काउंट की, तो प्लेटलेट को हम कब मॉनिटर करते हैं? तो ID35 हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लिए, ना कि डोज एडजस्टमेंट के लिए।